हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवबालक प्रसाद अपना नया वीडियो के साथ क्लास 9 के लिए चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के साथ। तो आप मेरा वीडियो अवश्य देखिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस टर्न बैक टू आवर टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहला टर्म फोर्स है। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन फोर्स का है कि पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। जब हम दरवाजा को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उस स्थिति में खोलने के लिए फोर्स को हम लोग एक्सर्ट करते हैं, यानी कि पुश करते हैं, और बंद करने के लिए, दरवाजा को बंद करने के लिए हम लोग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, यानी पुल करते हैं। तो सिंपली पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। और दूसरा डेफिनेशन फोर्स का हम लोग दे सकते हैं कि एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है उसे फोर्स कहते हैं। तो यहाँ जो फिगर हमने बनाया है, तो इस फिगर में फोर्स F बॉडी पर लग रहा है जो पोजीशन A पर है, और ये पोजीशन B पर चला जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में फोर्स है वह बाह्य कारक है जो वस्तु के स्थान में परिवर्तन करता है। दूसरा फिगर में है कि फोर्स एक्सर्ट तो हो रहा है लेकिन बॉडी है जो कि पोजीशन A पर ही रहता है, ये आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी फोर्स तो लग रहा है, यानी कि एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो हम लोग दीवार पर फोर्स लगाते हैं लेकिन दीवार हटता नहीं, स्थान में परिवर्तन इसका नहीं होता, फिर भी है जो कि कोशिश कर रहा है, फोर्स लग रहा, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो फोर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कई तरह के फोर्सेस है। और फोर्स है तो फोर्स अपना इफेक्ट दिखाता है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो अ फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, यानी कि फोर्स है किसी स्थिर वस्तु को, जो वस्तु विरामावस्था में है, उसे गति में ला सकता है। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ये मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर दे सकता है। इट कैन स्लो डाउन मोशन ऑफ मूविंग बॉडी, चलने वाली वस्तु की गति को कम कर दे सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के शेप को चेंज कर दे सकता है। इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, चलती हुई वस्तु को ये रोक दे सकता है। तो ये सब सारे इफेक्ट्स हैं जो कि फोर्स के देखे जा सकते हैं। और इसके बाद है अगला टर्म इनर्शिया है। तो टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया किसी बॉडी का वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वो अवस्था स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है या स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है। इस आधार पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर जिक्र करते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि a body which is at rest will remain at rest till an external force doesn't compel the body to change its state of rest, यानी जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगा तब तक जब तक कि बाह्य बल लगकर उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं ला दे, यानी मोशन में नहीं ला दे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, ये बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ए कार एट रेस्ट, यानी कि बुक अगर टेबल पर रखी हुई है तो टेबल पर उसी अवस्था में, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लग करके बुक को हटने के लिए बाध्य नहीं करेगी। इसी प्रकार से स्थिर कार है
तो कार जो रेस्ट में है जब तक उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगता है, जैसे कि कार को स्टार्ट जब किया जाता है तो केमिकल एनर्जी जो डीजल या पेट्रोल में रहता है वो मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और तब है जो कि कार आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से स्थिर कार पर फोर्स लगता है और वो गति में आ जाती है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी गति में है, गति में ही रहना चाहती है तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल लगकर उसके गत्यावस्था में परिवर्तन नहीं ला दे। जैसे कि मूविंग फैन है तो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिलता रहेगा। इसी प्रकार से जो कार चल रहा है वो चलता ही रहेगा तब तक जब तक कि उसमें ब्रेक नहीं लगाया जाए। Now let us turn to inertia of direction, which states that a body moving in a particular direction remains moving in that very direction till an external force doesn't change the direction of moving body। यानी कि कोई बॉडी किसी दिशा विशेष में अगर जा रहा है तो वह उसी दिशा विशेष में ही जाना चाहता है तब तक जब तक कि कोई बाहरी बल लग करके उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बाध्य नहीं कर देता है। जैसे कि बैडमिंटन प्लेयर या टेनिस प्लेयर जब खेलते हैं तो शटल का डायरेक्शन है जो कि एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, क्योंकि प्लेयर्स है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बाध्य कर देता है। इसी प्रकार से क्रिकेट प्लेयर जब बैटिंग कर रहा होता है और बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो वैसी स्थिति में कभी है जो कि स्लिप की ओर कट कर देता है या कभी कभी है जो कि स्ट्रेट ड्राइव करके सिक्स वगैरह मार देता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है, बॉडी उसी दिशा में जाना चाहता है लेकिन बाह्य फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो न्यूटन का पहला लॉ बन जाता है। तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अ बॉडी विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and the body which is in motion will remain in motion till an external force doesn't compel the body to change its state of rest or state of motion। यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि बाहरी बल लगकर उसके विरामावस्था में परिवर्तन नहीं ला दे। इसी प्रकार से जो बॉडी मोशन में है मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि बाहरी बल उसके मोशन को चेंज नहीं कर दे, अर्थात विरामावस्था में नहीं ला दे। तो इस तरह से देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों को मिला देने पर है कि न्यूटन का पहला लॉ बन जाता है। अब नाउ लेट अस टर्न टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। अब ये देखना जरूरी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है P इक्वल टू mv। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात हो तो वैसी स्थिति में मोमेंटम mu होता है और फाइनल वेलोसिटी की बात हो तो मोमेंटम mv हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम की बात अगर आता है तो mv माइनस mu हो जाता है और रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम की बात आता है तब mv माइनस mu बाई t हो जाता है। यानी कि न्यूटन के दूसरा लॉ में है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F भाई है mv माइनस mu बाई t। दिस इंप्लॉइज F इक्वल्स टू k इंटू mv माइनस mu बाई t। भारी जाए का चिन्ह हटता है तो ट्रेडिशनली है जो कि एक कांस्टेंट लिया जाता है। न्यूटन ने ये कांस्टेंट k लिया। दिस इंप्लाई F इक्वल्स टू k इंटू m इंटू v माइनस u बाई t, यानी कि m कॉमन ले लिया तो F बराबर हो गया k इंटू m इंटू v माइनस u बाई t। दिस इंप्लाई F इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a, बिकॉज
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू K इंटू एम इंटू ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगर 1 न्यूटन का फोर्स बॉडी पर लगता है 1 kg के बॉडी पर, सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस, तो वैसी स्थिति में 1 इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1, दिस इंप्लाई K इक्वल टू 1। अब K का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तब हो जाता है F इक्वल टू 1 इंटू एम ए, यानी F इक्वल टू एम ए, यानी कि हो गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट डेफिनेशन ऑफ फोर्स है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फ्रेंड्स, now let us turn to an important experiment regarding Newton's law of motion। तो ये है पोस्ट कार्ड एंड क्वाइन एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ग्लास और एक पोस्ट कार्ड लेते हैं। द क्वाइन इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड के बीच में क्वाइन को रख दिया जाता है। When postcard is flipped, the postcard flies away. The postcard flies away, but coin falls into the glass। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फ्लिप करने पर पोस्टकार्ड तो आगे उड़ जाता है, लेकिन कॉइन धीरे धीरे ग्लास में ही, यानी कॉइन ग्लास में ही गिर जाता है, suggesting that a body which is at rest continues its state of rest, यानी जो बॉडी स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहता है। यही कारण है कि कॉइन ग्लास में गिर जाता है। अब देखें बैलेंस्ड फोर्सेस, तो when the resultant force or the sum of all the forces acting at a point is zero, the forces are called balanced forces। तो अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से लग रहे हैं, और उनका सम अगर जीरो हो जाता है, तो फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है फिगर में कि बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसके विपरीत फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि 5 न्यूटन का लग रहा है। फिर एक्शन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन का बॉडी के भार के कारण नीचे की ओर लग रहा है, उसे मेंटेन करने के लिए फोर्स ऑफ रिएक्शन के रूप में 10 न्यूटन है जो कि अपर डायरेक्शन में लग रहा है। सबको समाप्त करने पर इसका मान है जो कि 0 आ जाता है। तो ये सभी फोर्सेस हैं, F1, F2, F3, F4, तो ये सब बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस के, तो जब सम फोर्सेस का when the sum of all the forces is other than zero, जीरो से हट करके अगर उनका मान होता है तो फोर्सेस अनबैलेंस्ड में दिखा रहे हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स एक डायरेक्शन से लग रहा है, तो विपरीत डायरेक्शन से अगर 5 न्यूटन का ही लग रहा है, फिर बॉडी के भार के कारण 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, और उसे बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ रिएक्शन 20 न्यूटन का ऊपर लग रहा है। तो सबको समाप्त करने पर इसका मान 10 न्यूटन आता है, जो अदर देन जीरो हो गया, यानी कि ऐसी स्थिति में फोर्सेस हैं जो कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं। अब देखें एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन में है कि हॉर्स राइडर घोड़े पर सवार है और घोड़ा दौड़ता जा रहा है, और अचानक सवार है जो कि घोड़ा को रोकता है, तो सवार आगे की ओर है जो कि झुक जाता है, यानी फॉरवर्ड जर्क खाता है वो। तो इसका कारण है कि दौड़ता हुआ घोड़ा जब अचानक रेस्ट में आ जाता है, तो घुड़सवार का लोअर बॉडी पोर्शन तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर बॉडी पोर्शन अभी भी मोशन में रहना चाहता है। यही कारण है कि वो आगे की ओर झुक जाता है। यही बात साइकिल राइडर के साथ होता है, बाईसाइकिल राइडर के साथ होता है, या बस जिस पर माने कि पैसेंजर है जो कि बैठे हुए हैं,
गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है, तो गाड़ी स्टार्ट होने के साथ पैसेंजर का लोअर बॉडी पोर्शन तो मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर बॉडी पोर्शन अभी भी मोशन में रहना चाहता है। यही कारण है कि वो बैकवर्ड जर्क खाता है, पैसेंजर है जो कि बैकवर्ड जर्क खाता है। फिर आप ये देखें कि पेड़ की डाली है, उसमें फल लगे हुए हैं, उसे झकझोरा जाता है, तो डाली के मोशन में आने पर आम जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। यही कारण है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मैंगोज आर फॉलन डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। डस्ट झाड़ते हैं बेड से, तो मोशन के काम बेड मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन करना चाहता है। नतीजा यह होता है कि वो नीचे गिर जाता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन देखें कि क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो बॉल के लाइन में पहले हाथ को लाना चाहता है, लाता है, और उसके बाद हाथ को पीछे की ओर विड्रॉ करता है। इसका कारण यह है कि वो अधिक टाइम लेना चाहता है ताकि धीरे धीरे बॉल का हाई मोमेंटम जीरो हो जाए, और ऐसी स्थिति में बहुत जेंटल फोर्स हाथ पर लगेगा और गेंद हाथ में रह जाएगी, प्लेयर कैच कर लेता है। लेकिन अगर वो अचानक हाई मोमेंटम वाला बॉल को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में रोक देना चाहता है, तो वैसी स्थिति में हाई मोमेंटम के कारण अधिक फोर्स लगता है और प्लेयर का हाथ इंजर्ड भी हो सकता है। फिर आप देखें कि हाई जंपर के केस में सैंड इज पुट इन द डिच और पिट वेयर द हाई जंपर जंप्स। तो जहां पर हाई जंपर जंप करता है वहां पर गड्ढा में बालू भर दिया जाता है। बालू भर देने का मकसद भी वही कि जब हाई जंपर हाई जंप करके गिरता है तो वैसी स्थिति में सैंड बीइंग पोरस मटेरियल स्क्वीजेज जेंटली, और वैसी स्थिति में मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होता है और हाई जंपर को चोट नहीं लगती। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन काफी इंपॉर्टेंट और हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। ये लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये आप देखते हैं कि रामचरितमानस में हनुमान जी ने कहा है कि जो मोहि मारा तामै मारा, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को मारा है जिसने मुझे मारा। बिल्कुल बात उसी प्रकार की है कि गेंद अगर जमीन को मारती है तो जमीन भी गेंद को ऊपर की ओर मारती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी प्रकार से हम लोग जमीन पर चलते हैं तो पैर से जमीन को, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो ग्राउंड हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है। जब नाव पर से जमीन पर कूद कर जाते, किनारे पर कूदते हैं, तो पैर से नाव को पीछे की ओर पुश करते हैं तो नाव आगे की ओर पुश कर देता है। तो ये सब न्यूटन के तीसरा लॉ का एप्लीकेशन में आता है। फायरिंग ऑफ बुलेट वगैरह ये सब है जो कि ये रॉकेट का लॉन्चिंग, यानी रॉकेट जब स्टार्ट होता है तो उसका केमिकल्स के कारण नीचे की ओर धुआं हाई मोमेंटम के साथ निकलता है और उसके कारण है जो कि तीसरा लॉ एप्लीकेबल होता है, और रॉकेट है जो कि ऊपर की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को दिखाने के लिए फिगर में हमने दो स्प्रिंग बैलेंस के हुक को एक दूसरे से बांध दिया, टाई कर दिया, और जब दोनों ओर से स्ट्रेच करते हैं तो देखते हैं कि दोनों पर मान लिया कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का ही फोर्स एक्ट हो रहा है।
यानी कि अगर ये एफ फोर्स एग्जर्ट करता है और ये है जो कि भी एफ ही फोर्स एग्जर्ट करता है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में कर रहा है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर, लेकिन डायरेक्शन उनका विपरीत है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जिस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो कहता है नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म, तो उसी पैटर्न पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड और द सेम, यानी कि टोटल मोमेंटम टक्कर से पहले और टक्कर के बाद सेम रहता है। यानी कि टोटल मोमेंटम अगर दो बॉडी ए और बी के ऊपर विचार करें जिनका मास m1u1 है और m2u2 है, जिनका मोमेंटम m1u1 है और इनिशियल मोमेंटम b का m2u2 है, तो ये टोटल हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। मान लिया कि t समय के बाद दोनों बॉडी जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है टक्कर खा जाता है, टकरा जाता है, तो वैसी स्थिति में मास तो नहीं बदल सकता, तो वेलोसिटी है जो कि u1 से v1 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी v का u2 से v2 हो गया। यानी ऐसी स्थिति में है कि बॉडी A फोर्स एक्सर्ट करता है बॉडी B के ऊपर और बॉडी B फोर्स एक्सर्ट करता है बॉडी A के ऊपर। तो मान लिया कि बॉडी A फोर्स एक्सर्ट करता है और उसके विपरीत डायरेक्शन में बॉडी B है जो कि F डैश फोर्स एक्सर्ट करता है, तो न्यूटन के तीसरा लॉ अप्लाई करने पर F इक्वल टू माइनस एफ डैश। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये देखते हैं कि m1v1 माइनस m1u1 बाई टी इक्वल टू विथ निगेटिव साइन m2v2 माइनस m2u2 बाई टी टी गोज आउट। अब बच गया m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। अब है जो कि ट्रांसपोज जब करते हैं तो ये हो गया m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। अब इसको रीअरेंज कर दिया तो हो गया ये m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड और द सेम। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। जैसे कि फायरिंग ऑफ बुलेट के समय में होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ गन, तो गन के मास को कैपिटल M मान लिया, गन का जो जर्क होगा रिक्वायल वेलोसिटी है उसको कैपिटल V मान लिया, और बुलेट के मास को स्मॉल m मान लेते हैं और वेलोसिटी को है जो कि स्मॉल v मान लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार टोटल मोमेंटम ऑफ द गन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। अब यहां जो हम लोग मास और वेलोसिटी गन का मास और वेलोसिटी बुलेट का देखते हैं, तीन में से तीन टर्म अगर दिया हुआ, तीन राशि दिया हुआ है तो किसी एक का चौथे का मान मालूम किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमको रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन का मालूम करना है तो ये हो जाएगा स्मॉल m भी बाई कैपिटल M, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी या बुलेट में गन के मास से अगर भाग दे देते हैं तो हम लोग को गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी मालूम हो जाता है।